गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। सर सो टेस्ट शायद कल या परसों है ना आप लोगों का? हाँ 28 हाँ तारीख सर। को। आज फिर हम इंटरफेरेंस का अगर जो भी डाउट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ डाउट है क्वेश्चन में या फिर किसी असाइनमेंट में तो बता दीजिए। हाँ सर है। कहीं नॉइज आ रही है? अभिनव पांडे जी। बताइए क्या डाउट क्या है? सर एक बार माइकलसन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे क्या? अच्छा, माइकलसन का कॉन्सेप्ट सर, उसमें मतलब सर वो फ्रिंजेस वाले हैं सर, थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है बार बार में भी। ठीक है। माइकलसन में जो नट सेल में है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर आज पोलराइजेशन का कुछ नहीं कराएंगे सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यहाँ से लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे बीम स्प्लिटर, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर। एक लाइट रेज अगर यहाँ से जाए तो फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक रेज यहाँ पे जाता है और प्लस एक रेज यहाँ जाता है। ये वाला रेज जो होगा वो वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक आता है और रिफ्लेक्ट बैक होकर के स्क्रीन पे फॉल करता। ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आता है, वापस स्क्रीन पे फॉल करता है। ये अगर हम यहाँ पे स्क्रीन देखें कि ये अगर स्क्रीन है ये, तो होगा क्या कि इस केस में पाथ डिफरेंस क्या लिखा जा सकता है? पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज याद है बच्चे लोग? बताइए क्या था पाथ डिफरेंस? हाँ सर, 2D cos थीटा। 2D कॉस थीटा, जस्ट 2D कॉस थीटा, हाँ जहाँ पे D1 की वैल्यू ये और ये जो डिस्टेंस था ये D2 था। तो हमारा जो D वाली वैल्यू है, D की D2 वैल्यू, माइनस D1 का वो मॉड। दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन था ये। 2D कॉस थीटा ये पाथ डिफरेंस है, जहाँ पे D हमारा ये था। थीटा क्या था बच्चे लोग? वो पोजीशन बताता सर कि सेंटर पे पहला वो बनेगा, फिर उसके हाँ, मतलब थीटा M0 दोनों वाला। चीज बताता है। थीटा यानी ये भी बताता है, जैसे अगर यहाँ से कोई ऑब्लिकली फॉल किया ना इस पे ऑब्लिकली, जैसे अगर ये यहाँ सीधा एंगल पे था यहाँ, तब तो ये जीरो एंगल है, बट अगर ये ऑब्लिकली फॉल करेगा तो एंगल डिफरेंट होगा ना। यहाँ से इस एक्सिस से एंगल हम मेजर होगा ना अगर ये ऑब्लिकली फॉल कर रहा है तो। हाँ ठीक। सर। हाँ, तो ये जो थीटा था ये जो रेज यहाँ से ऑब्लिकली फॉल कर रहे थे उसके लिए था ये थीटा। तो थीटा हमारा यानी थीटा दो दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ऑब्लिकली इंसिडेंस को, सो हम कहेंगे एंगल ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंट रेज। ये हो गया, समझ में आ गया? कहीं किसी को कोई डाउट इस वाले में? अगर हम माइकलसन की समरी लिखें तो बस 2-3 लाइन की इसकी समरी है, रस तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। बचे लोग? हाँ सर। हो गया ये। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि थीटा और क्या था, तो अगर जैसे जब कभी अगर हम उसकी बात कहें, रिंग की बात कहें, तो ये रिंग की रेडियस भी थी। यानी जैसे अगर ये रिंग कोई है तो एक ये रेडियस, फिर ये रेडियस, तो ये यानी रिंग का एंगुलर पोजीशन भी था ये थीटा। जैसे यस जो सर। सेंटर से जा रहा होगा, जो स्ट्रेट जा रहा होगा, वो कहाँ पे बना रहा होगा? जो स्ट्रेट जा रहा होगा वो सेंटर पे ना। और जो ऑब्लिक जा रहा था थीटा वाला एंगल पे, वो कहाँ पे बना रहा होगा? तो अगर वो थीटा एंगल पे जा रहा था तो थीटा एंगल पे बनाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी यहाँ ये देखें कि अगर ये इस एंगल पे जा रहा है तो वो ये रिंग भी कौन सा बनाएगा? जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब वो कौन सा यानी सर्कल बनाएगा जिसकी एंगुलर पोजिशन 30 डिग्री की होगी। चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो यस ऐसा। सर।
हाँ, तो ये उसकी एंगुलर पोजीशन होगी। एग्जैक्टली वो वही था जो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पता करना है इस वाले में। सो होगा क्या कि अगर हम ऐसा कहेंगे एक कंडीशन की, अगर डेल्टा ए 0 होगा, डेल्टा ए अगर 0 है तो मुझे बताइए सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा? सर मैक्सिमा ले लेंगे सर। सेंट्रल फ्रिंज मतलब क्या? जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2D कितना हो? नहीं, Zero. सेंट्रल फ्रिंज मतलब क्या? जहाँ पे पार्ट डिफरेंस पार्ट Zero. 0 हो ना। जो पार्ट डिफरेंस 0 आप कहाँ कह सकते हैं बच्चे लोग? इसमें मुझे बताइए पार्ट डिफरेंस 0 क्या होगा? थीटा पाई बाई 2 पार्ट डिफरेंस 0 कब होगा मुझे बताइए इस वाले केस में? पार्ट डिफरेंस 0 कब होगा? पाई बाई 2 पे मतलब ऑफ द स्टेन। पार्ट डिफरेंस हम 0 कह सकते हैं, एक तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ना, एक तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं पाई बाई 2 पे। दूसरा कहा जा सकता है कि जब डी ही क्या हो 0 हो, राइट, डी 0 हो तो होगा क्या कि जहां पे डी 0 हो जाएंगे, अगर डी 0 वाला पार्ट है तब जो स्क्रीन पे जो दिखाई देगा उसको हम यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे। तो होगा क्या कि इस केस में सेंट्रल फ्रिंज यानी पाथ जो 0 होगा, या फिर आप यहाँ पे ना कौन सा पाथ 0, तो डी वाला 0 पाथ जब 0 होगा तो डी 0 होंगे, तो सेंट्रल फ्रिंज इफ डेल्टा है सेंट्रल फ्रिंज विल फॉर्म या विल बी। अगर डेल्टा आई 0 होगा तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा, डार्क होगा या ब्राइट होगा? राइट लेंगे सर। ब्राइट ना, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगा, राइट। सो सेंट्रल फ्रिंज किसको कहेंगे? जहां पे पाथ 0 होगा, कब? जब डी हमारा 0 होगा वो बोला, राइट, थीटा 90 वाला यानी सेंट्रल नहीं। तो ये हो गया। अब पोजीशन ऑफ यानी ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा order of maxima and minima will be, जैसे पार्ट डिफरेंस 2d cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा, और ये मैक्सिमा का होगा m प्लस हाफ लैम्डा, ये मिनिमा का होगा। और ऑर्डर क्या होगा बच्चे लोग? ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर, सो ऑर्डर होगा क्या कि अगर हम यानी m1 की वैल्यू कहें, या जस्ट पहले तो m0 इक्वल टू कितना था? तो m0 इक्वल टू याद है 2d बाई लेमडा। सो वेयर ऑर्डर m0 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2d बाई लेमडा को, किस रिंग को जहां पे m0 2d बाई लेमडा होगा? सेंटर फ्रिंज को ना। या इसे हम कह सकते हैं रिंग एट सेंटर, रिंग एट सेंटर, सेंटर पे जो भी बनेगा वो। उसके बाद फिर अगर हम और यहाँ पे कहें m-1, या फिर नेक्स्ट में अगर हम कहें m0 को ये रिप्रेजेंट करेगा रिंग एट सेंटर, या फिर हम इसे टोटल नंबर ऑफ रिंग भी कह सकते हैं। यहाँ कोई डाउट है तो पहले बताइए। सेंट्रल नहीं बोलेंगे ना सर इसको? सेंट्रल नहीं कह मतलब सकते, एट सेंटर कह सकते हैं, इसलिए मैंने सेंटर कहा है, रिंग एट सेंटर। यहाँ किसी सेंट्रल और सेंटर वाला थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए सेंट्रल मतलब क्या होगा कि जहां पे डी 0 होगा बच्चा, सेंट्रल मतलब कहाँ पे होगा? जहां पे डी 0 है। और यहाँ पे सेंट्रल मतलब क्या होगा? जहां पे थीटा 0 होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। पाथ 0 कब? जब डी 0 होगा तो उसको सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे। और रिंग एट सेंटर मतलब क्या? जो थीटा 0 पे बन रहा है उसको हम कहेंगे। तो ये उसकी ऑर्डर जो होगी वो m0 2d बाई लेमडा होगा। जैसे देखिए कि अगर हमारा डी 0 होगा तो कैसा होगा? जैसे सपोज कीजिए कि अगर डी 0 होगा, और एक और कि डेल्टा ए अगर 0 है तो यहाँ पे कैसा फॉर्म बनेगा? पैटर्न कैसा होगा? कितना पैटर्न होगा बच्चा? यहाँ पे कंप्लीट ब्राइट होंगे, ओनली ब्राइट ब्राइट ना। तो इस चीज को हम सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे, जहां पे स्क्रीन पे सिर्फ अकेला ब्राइट ही दिखाई दे, डेल्टा ए अगर 0 होगा तो, राइट। सिमिलरली होगा क्या? इसी चीज को चेंज कर सकते हैं
कि D0 और डेल्टा ए अगर आपका यानी पाई होगा तो यहाँ पे सेंटर फ्रिंज कैसा दिखाई देगा? सेंटर फ्रिंज कैसा दिखाई देगा? अब की बार बच्चा कंप्लीटली डार्क होगा। मान लेते हैं कि ब्लू कलर अभी हमारा डार्क को शो कर रहा है, तो अब की बार कंप्लीटली डार्क होगा, कंप्लीट डार्क। आया समझ में ये बच्चों लोग? हाँ सर। हाँ। सो यहाँ पे ऐसा एक और चीज अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, D0 डेल्टा 0, यहाँ पे M0 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 0 होगा। इसका मतलब 0 रिंग होंगे। M0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगा, 0 रिंग होगा, यानी रिंग फॉर्म नहीं होगा। तो हम इसे कहेंगे कि D0 डेल्टा 0 है तो M0 0, यानी यहाँ पे सेंटर ब्राइट होगा, यहाँ पे सेंट्रल डार्क होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये सेंट्रल डार्क है और सेंट्रल ब्राइट है। यानी पहला वाले में फिगर 1 और ये फिगर 2। सो नेचर ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। इसको अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई चीजें अभी फंस रही है तो बताइए। ये जैसे हमने पीछे ये कहा है, यहाँ आप चीजें, यहाँ कहीं भी कुछ फंस रहा है तो बताइए, किसी को कहीं कोई डाउट है तो बताइए। सर इसमें नहीं है। ओके। सो ऑर्डर ये हो गया, ये चीजें हो गई, और उसके बाद फिर अब हमें जो पता करना होगा दूसरा ऑर्डर। सो होगा क्या कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डार्क और ब्राइट रिंग। क्या होगा ऑर्डर फर्स्ट डार्क या ब्राइट का? M0 -1 ना। सिमिलरली अगर हम सेकेंड डार्क रिंग या ब्राइट रिंग की बात करें, सेकेंड डार्क या ब्राइट रिंग, तो ये M2 इक्वल टू M0 -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे नोट करके कर सकते हैं, इफ वी यूज path इक्वल टू 2D cos theta इक्वल टू M plus half lambda, then order of bright and dark ring are equal। ये इक्वल होगा। इस स्लाइड में कोई दिक्कत? ये नीचे वाला दूसरे केस के लिए, मतलब पहले अगर हम डार्क ले रहे हैं सेंटर पे तो ये ब्राइट के लिए हो जाएगा, और ब्राइट ले रहे हैं तो डार्क के लिए। हाँ, वो तो हमने पीछे कहा था ना, जैसे अगर हमारा ये कब होगा बच्चा, ये सिचुएशन, ये अगर मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनिमा को 0 पे रिप्रेजेंट करता होगा। है, जब डेल्टा ए कितना होगा? 0 लिख देंगे सर। 0 होगा। और सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा? और ब्राइट हो जाएगा। सेंट्रल जब ब्राइट होगा तो, यानी जब शुरू में ऐसा होगा D0 पे अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, डेल्टा ए अगर पाई होगा तो चीजें चेंज हो जाएंगे। और कोई डाउट है सेंट्रल इसमें? ब्राइट हम इसमें सेंट्रल ब्राइट बोल रहे हैं ना, मतलब कि हाँ तो मतलब सर कौन से ऑर्डर का बनेगा? 0th ऑर्डर का बनेगा इसमें ब्राइट? क्या करें किसमें? सर इसमें 0th ऑर्डर का सेंट्रल ब्राइट मतलब वो सर सेंटर पे नहीं होगा, प्रोबेबली नहीं होगा सर सेंटर पे ना, वो तो रिंग के समझ नहीं आ सेंटर रहा, पे। एक बार आप एग्जैक्टली साफ साफ थोड़ा सोचिए फिर बताइए कि क्या पूछ रहे हैं आप। सर सेंट्रल ब्राइट जो हमने लिखा है अभी, वो सेंटर पे नहीं होगा ना रिंग के? नहीं, सेंट्रल ब्राइट मतलब ऐसा, सेंट्रल हाँ, ब्राइट अच्छा। मतलब ये ऐसा। सेंटर ब्राइट मतलब कि जब D आपका 0 हो जाएगा
तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिंज दिखाई देगा, या हम कह सकते हैं कोई भी फ्रिंज नहीं दिखाई देगा, पूरा स्क्रीन या तो ब्लैक होगा या पूरा स्क्रीन व्हाइट होगा, उसको सेंटर फ्रिंज कहा जाएगा। मतलब उसके अलावा भी कुछ और बनेंगे नहीं, फ्रिंजेस? उसके अलावा नहीं। अब अगर अभी अच्छा D0 है तो पूरे स्क्रीन पे कुछ नहीं बनेगा, या तो D0 होगा तो पूरे स्क्रीन पे कंप्लीट ब्राइट दिखाई देंगे, या अच्छा D0 होगा तो पूरे स्क्रीन ओके पे सर। सिर्फ डार्क दिखाई देगा। तो ये शो करेगा कि अभी आपका डेल्टा है क्या है, D0 पे आपका आ क्या रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, डार्क या ब्राइट, वो तो 2D पे डिपेंड करेगा कि 2D आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एम लेमडा को सेटिस्फाई करे या एम प्लस हाफ लेमडा को सेटिस्फाई करे। अच्छा, यहाँ पे एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि चीजों को ना सेंटर और सेंट्रल में क्या डिफरेंस होगी, शायद वो क्लियर हो जाए। क्लियर? सर एक जस्ट का पीवाई क्यों था सर, इसी से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है हाँ, एक हम उसमें। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया। हाँ सर। एक और जो हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ फ्रिंज चेंजेस का क्या था फॉर्मूला, एक और हमने कहा था, नंबर ऑफ फ्रिंज appeared or disappeared on the screen is given by टू डी इक्वल टू एन लेमडा। क्योंकि मैंने कहा था कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे, जहाँ पे डी क्या था बच्चा, इसे डी नोट से डिनोट कर लेते हैं। डी क्या था, याद है किसी को? चेंज इन स्पेस में बिटवीन। चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन मिरर, ऐसा। एन क्या होगा? number of fringe change. नंबर ऑफ फ्रिंज चेंजेस, ये डार्क या ब्राइट, नंबर ऑफ फ्रिंज या तो डार्क चेंज हो रहा हो या ब्राइट चेंज हो रहा हो। ये कंप्लीट है। अब इस पे मुझे लगता है शायद दिक्कत कहाँ हो रही होगी आप लोगों को कि सेंटर पे कैसा रिंग बनेगा उसको आइडेंटिफाई करने में, कि सेंटर पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, कब और कैसे। सो यहाँ तक लिख लिया या कहीं कोई डाउट है किसी को तो बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी चीज में? जैसे देखिए नटसेल में अगर हम काउंट करें तो पावर डिफरेंस कितना, 2D cos थीटा। उसके बाद फिर ऑर्डर कितना, तो सेंटर का ऑर्डर होगा, रिंग जो सेंटर पे होगा उसका ऑर्डर होगा एम नॉट, जो होगा 2D बाई लेमडा। उसके बाद फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट या सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो एम नॉट -1 एम नॉट -2 एम नॉट -3। ये डार्क और ब्राइट दोनों का सेम होगा। उसके बाद फ्रिंज कितना चेंज करेंगे, तो ये बस, और इसमें माइकलसन में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। और अब सर कुछ जो सेंटर पे, जैसे सेंटर पे एम नॉट वाला डार्क बन रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो सर अब सेंटर के जस्ट पहले। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जहां से शायद जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि इफ सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, अगर सेंट्रल फ्रिंज अगर ब्राइट होगा तो फाइंड द नेचर ऑफ फ्रिंज at center of ring if D is equal to lambda by 4, D is equal to lambda by 2, D is equal to 4 lambda,
डी इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 4। चाहिए समझ में आया बच्चा? क्वेश्चन अभी क्या है? चाहिए समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। जैसे देखिए अभी जो ऐसा रिंग होगा, मान लेते कि ये स्क्रीन है, अगर मैंने ये कहा कि सेंटर फ्रिंज ब्राइट है, इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन कर रहे हैं? सेंटर फ्रिंज अगर ब्राइट है तो डेल्टा है कितना? डेल्टा 0। वेरी गुड बच्चा। अब डेल्टा 0 होगा, उसके बाद फिर रिंग कैसी बनेगी? तो रिंग में ये हो सकता है या तो सेंटर पे ऐसा एक ब्राइट हो और फिर ऐसा ब्राइट डार्क की रिंग हो। मान लेते कि ऐसा, और फिर बीच में मान लेते ब्लू कलर हमारा डार्क है तो ऐसा। ये देखिए अब होगा क्या कि सेंटर फ्रिंज अगर ब्राइट है, इसका मतलब ये नहीं जरूरी है कि सेंटर पे ब्राइट ही हो, ये मिसकंसेप्शन है। ये आ रहा समझ में? सेंटर फ्रिंज अगर ब्राइट हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेंटर पे ब्राइट ही होगा। क्लियर है बच्चे लोग? यस। क्योंकि सेंटर फ्रिंज मतलब D0, सेंटर फ्रिंज मतलब मैंने कहा था D0, और D0 इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिंग 0। यहाँ पे किसी को 0 रिंग दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नहीं ना? तो नहीं सर। सेंटर पे डार्क भी बन सकता है, सेंटर पे ब्राइट भी बन सकता है, प्रोवाइडेड क्या कि सेंटर फ्रिंज आपका अभी यानी ब्राइट है। तो यहाँ पे डेल्टा ए 0 हो सकता है, डेल्टा ए 0, बट डेल्टा ए 0 ये सिग्निफाई नहीं करता कि सेंटर पे अभी डार्क ही है ब्राइट है। अब देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि डेल्टा ए 0 था या सेंटर फ्रिंज ब्राइट था। अब इस सारे डी के लिए सेंटर पे क्या होगा? अगर जैसे देखिए सेंटर ब्राइट है और सेंटर ब्राइट है, इसका मतलब हमेशा सेंटर पे क्या होता, हर एक डी के लिए ब्राइट ही आता है ना। अगर हमारा पहले मिसकॉन्सेप्शन ऐसा था कि सेंटर ब्राइट है तो डी की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए हमेशा ब्राइट ही रहेगा। क्लियर? बट ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे बताइए हम कैसे पता कर पाएंगे कि पहले वाले केस में डार्क है सेंटर पे या ब्राइट है? इस वाले केस में बताइए सेंटर पे डार्क है या ब्राइट है? जो पहले सर बता देगा वो उसको m हम प्लस हाफ बाई 2 और m वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसमें जिसमें वो कर जाएगा डिसैटिस्फाई, वो उसके लिए ये सेंटर पे देखिए फ्रिंज आएगा। अगर डेल्टा ए 0 है तो मुझे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। सर मैक्सिमम में थीटा 0 ले लेंगे फॉर द सेंटर, और m लैम्डा ले लेंगे। 2d cos थीटा m लैम्डा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्राइट करेगा सर। ब्राइट। और फिर m प्लस हाफ लैम्डा, ये डार्क रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहाँ पे रिंग पूछा आपको? किस टाइप के रिंग, यानी किस जगह पे मैं रिंग का पोजीशन पूछ रहा हूँ? सेंटर पे। सेंटर पे। सेंटर पे पूछ रहा हूँ तो इसे अब आप कैसे मूव करेंगे? आगे हम क्या चेंज करें जहां से ये पता चले कि सेंटर की बात हो रही है? थीटा 0। थीटा 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एट सेंटर थीटा 0। अगर सेंटर थीटा 0 होगा तो पाथ डिफरेंस का कंडीशन कितना? 2d इक्वल टू m लैम्डा, ये फिर किसका हो जाएगा? ब्राइट का हो जाएगा। ये अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट, इफ d इक्वल टू, पहले वाले कंडीशन में क्या था? अच्छा डार्क ब्राइट दोनों का लिख लेते हैं। पहला यानी ये ब्राइट का हो जाएगा, और डार्क का बताया बच्चे लोग बताइए कितना? 2d इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, ये डार्क का हो जाएगा। ये अगर d लैम्डा बाई 4 है तो मुझे बताइए किसको सेटिस्फाई करेगा? तो एक बार हम 2d की वैल्यू लिख लेते हैं। 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे लोग? लैम्डा बाई 2। मुझे बताइए किसका सेटिस्फाई किया, ये डार्क का या ब्राइट का? जल्दी बताइए। डार्क का। डार्क का ना। किस ऑर्डर के लिए? 0th ऑर्डर। 0 ऑर्डर के लिए, m प्लस हाफ, और यहाँ हम कह सकते हैं m इक्वल टू 0 ऑर्डर डार्क। इसका मतलब कि d अगर लैम्डा बाई 4 होगा तो सेंटर पे क्या होगा?
डार्क होगा। अगर आपका यहाँ पे डी अगर मैं 0 कर देता तो कैसा चीज होता बच्चा? डी अगर 0, अगर डी 0 है और डेल्टा ए 0 है तो कैसा पैटर्न बनता? डी 0 और डेल्टा ए 0 पे, बस ब्राइट बनता सर, नो और रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग क्या होता? 0। 0। अभी यहाँ पे अगर डी लैम्डा बाई 4 है, इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा बाई अगर 4 है तो अभी जो पूरा ब्राइट दिख रहा था ऐसा, देखिए ये पूरा ब्राइट दिख रहा था, ये वाला कंडीशन, तो डी 0 होगा तो पूरा ब्राइट। अब जब कभी कोई आदमी डी को थोड़ा सा चेंज करना शुरू करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो ये इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो कहाँ कम होनी शुरू हो जाएगी? यहाँ पे सेंटर पे। सेंटर ना धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि जैसे शाम होने को आई है ना, हल्का हल्का अंधेरा छाना लगे, यहाँ पे ब्राइटनेस है, और डी अगर किसी ने इंक्रीज किया तो धीरे धीरे इसकी लाइट ना कम होती जाएगी, राइट। कम होते होते सबसे पहला डार्क कहाँ पे अपीयर होगा? हाँ, जैसे अगर सपोज कीजिए अंधेरा रहता है ना और पहले उजाला होता तो पहला ब्राइट का स्पॉट सन बनाता है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि पहले ब्राइटनेस है, और अगर सपोज कीजिए यहाँ पे डार्क कलर का पहला डॉट जो होगा वो अपीयर होगा, और कहाँ पे अपीयर होगा? सेंटर पे। तो यहाँ पे ऐसा डॉट अपीयर होगा। ये कब अपीयर हो जाएगा फुल्ली? कब आपको पूरा दिख जाएगा? लैम्डा बाई 4 पे। जब कभी एग्जैक्टली लैम्डा बाई 4 पे पहुंचेगा, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट बन जाएंगे। क्लियर है बच्चा? समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, सर तो ये इसमें कर ये यही चीज़ रहे हैं ना सर कि हमें सेंट्रल ब्राइट दे के रखा है, मतलब कि d इज इक्वल टू 0 लेने पे हमें डेल्टा की वैल्यू मिल रही है। बेसिकली सेंट्रल ब्राइट से हमें यही पता चल रहा है कि डेल्टा क्या है वहाँ पे, और वहां से डेल्टा से हमने डिसाइड करा है कि पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, ब्राइट के लिए और डार्क के लिए। बस और फिर सेंट्रल कह देने से ना एक ही हमें फायदा हो जाएगा कि अब हम 2d cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा क्या रखें, ब्राइट लिखें या डार्क लिखें, बस इतना फायदा हो जाएगा। ये डेल्टा है 0 कह देने से इस बात की गारंटी नहीं हुई कि सेंटर पे अब ब्राइट ही होगा। पहले यानी शुरू में मुझे भी ऐसा मिसकॉन्सेप्शन था कि डेल्टा 0 का मतलब क्या हो गया कि सेंटर पे अब ब्राइट बन जाएगी, ठीक, हर एक डी के लिए। Later I realized by the calculation that if the delta is 0, this do not guarantee that the center there is a bright. There may be anything that depends entirely over the value of d, right? हाँ सर, मतलब d अगर 0 है तो फिर वो, और d अगर 0 दे के रखा है तो ब्राइट बन रहा है। सेंट्रल ब्राइट अगर बोला है तो क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा ना सर कि सेंट्रल डार्क है d 0 पे या सेंट्रल ब्राइट है। हाँ, वो कहना पड़ेगा, लेकिन उसने जो जस्ट ने पूछा है ना, उसने कहा था कि पहले ब्राइट था अब डार्क क्या होगा, तो वो फिर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा हाँ सर, वो करवा दीजिएगा सर क्वेश्चन हाँ वाला। ठीक है, अभी एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग मुझे खुद से बताइए क्या होगा? सर ब्राइट रहेगा सर। सेकंड वाले के लिए बच्चों लोग बताइए क्या होगा सेकंड वाले के लिए? हाँ सर, फर्स्ट ऑर्डर वाला ब्राइट बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर जैसे कैलकुलेशन कीजिए, ब्राइट डी आपका कितना मैंने कहा है? लैम्डा बाई 2। लैम्डा लैम्डा बाई 2 है तो पाथ कितना बचा? 2d, या फिर पाथ 2 लैम्डा बाई 2 यानी कितना? लैम्डा। ये किस चीज को सेटिस्फाई करेगा? m लैम्डा को। और यहाँ से m की वैल्यू किसकी होगी? कितना? m की वैल्यू 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये 2d इक्वल टू m लैम्डा किसका कंडीशन था? अगर सेंट्रल आपका ब्राइट यानी सेंट्रल फ्रिंज अगर ब्राइट है तो ब्राइट का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्राइट होगा, ब्राइट होगा। इसका मतलब फिर क्या होगा? यहाँ पे पैटर्न क्या होंगे कि शुरू में यहाँ मैंने डॉट बनाया था डार्क, तो डी 0 पे पूरा ब्राइट है, डी लैम्डा बाई 4 पे यहाँ पे एक डॉट स्पॉट आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 से और अगर आप बढ़ना शुरू करेंगे तो पाथ बढ़ना शुरू करेगा, राइट। तो फिर होगा क्या कि अगर आप और बढ़ना शुरू करें तो ये जो डार्क है वो फैलना शुरू करेगा। अभी जो ये ऐसा स्पॉट था ना पॉइंट जैसा, ये स्पॉट धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा और एक ये रिंग बन जाएगा। पहले स्पॉट था फिर रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाने के बाद ये इसके आसपास अपीयर होगा ऐसा, और फिर सेंटर पे क्या चला जाएगा? उस डार्क स्पॉट को कौन रिप्लेस कर देगा? ब्राइट। मान लेते कि अभी ब्राइट को हम येलो से डिनोट करते हैं, सेंटर पे ऐसा रिप्लेस हो जाएंगे। आया समझ में ये?
सर ये हायर ऑर्डर का होगा ना, क्या करें आप? मतलब ये लेटर वाले से हायर ऑर्डर का होगा लेटर जो ब्राइट होगा जो फॉर्म, मतलब इसके पहले जो ब्राइट बना होगा सर उससे अपर ऑर्डर का ब्राइट होगा ना ये? हाँ, देखिए यहाँ पे D0 पे पूरा ब्राइट रहा होगा, ठीक, हाँ सर। पूरा ब्राइट। डी लेमडा बाई 4 पे, क्योंकि 0 के बाद जस्ट हाइट क्या आएगी, लेमडा बाई 2 आएगा या लेमडा बाई 4 आएगा? λ/4। तो लेमडा बाई 4 पे यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्क की स्पॉट बन जाएगी, बिंदी स्पॉट जैसा। बनेगा। हाँ, अब लेमडा बाई 4 से जब इंक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट हाइट कितना होगा, लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 क्या सजेस्ट करता है कि सेंटर पे अब क्या आ गया है, ब्राइट स्पॉट। ब्राइट। तो सेंटर का जो सेंटर का डार्क स्पॉट था वहां ब्राइट चला गया, इसका मतलब वो पहला जो डार्क स्पॉट था वो क्या हो गया होगा, खुल के रिंग बन गया होगा। हाँ वो पूरा खुल के रिप्लेस रिंग हो बन जाएगा। गया होगा, ठीक ऐसा। तो सर वही जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल पे जो ब्राइट, सॉरी सेंटर पे जो हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, हम्म, अगर हम फर्दर बढ़ते हैं मतलब λ/2 से 3 λ/4 चले जाते हैं, तो सर वो सेंटर वाला जो ब्राइट है वो रिंग बनेगा फिर से, ऐसा ही होगा? हाँ अब जैसे और फिर देखिए अभी हमारा यानी पहले क्या था, पहले सेंटर पे डार्क था ना, डार्क कितने पे था बच्चा, यहाँ पे बताओ, डार्क कितने डिस्टेंस पे था, λ/4। लेमडा बाई 4 ना, लेमडा बाई यहाँ पे लेमडा बाई 4 पे हमें डार्क मिला, सेंटर पे, सेंटर पे लेमडा बाई 4 से डार्क मिला, और सेंटर पे लेमडा बाई 2 से क्या मिला हमें, डी, अगर Bright। लेमडा बाई 2 तो ब्राइट। इसका मतलब डार्क से ब्राइट जाने में कितना डिस्टेंस किसी को चेंज करना पड़ा, λ/2। कितना चेंज करना पड़ा, λ/4 लेमडा बाई लेमडा बाई 4 4, Lambda लेमडा by बाई 4। 4 की चेंज करनी पड़ी, λ/4। तो डार्क से ब्राइट आ जाएगा, या उल्टा भी सोचा जा सकता है कि अगर पहले ब्राइट रहता फिर डार्क लाना है तो लेमडा बाई 4 से चेंज करनी पड़ती। क्लियर है ये, क्लियर है सबको? ओके, एक और मुझे बता दीजिए, लेमडा बाई 2 हो गया, 4 लेमडा पे मुझे बताइए क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर बेटर का है कि ना, यानी लेमडा बाई 2 और 3, ठीक 4 लेमडा पे एक बार कीजिए, 8 ऑर्डर का नंबर। ठीक है कर सकते हैं। लेमडा बाई 2 के बाद नेक्स्ट लेमडा हम लेके देखते हैं कि वहां पे क्या बनेगा, जैसे ये लेमडा बाई 4 हुआ, लेमडा बाई 2, नेक्स्ट एक और हम लेके देखते हैं फिफ्थ वाला कि वहां कंप्लीट कहानी आ जाएगी। फिफ्थ अगर हम 3 लेमडा बाई 4 लेते हैं, और एक और 6, ये लेमडा बाई 2 था, और यहाँ पे लेमडा लेते हैं, मुझे बताइए 3 लेमडा बाई 4 पे कितना क्या आएगा, डार्क आएगा ना, फर्स्ट हाँ सर डार्क आएगा। और लेमडा पे, राइट सर, सेकंड ऑर्डर ब्राइट। लेमडा पे क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर का ब्राइट आएगा सर। ब्राइट होगा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या था, ब्राइट था यहाँ पे, हाँ सर, और यहाँ पे फिर क्या आया है, फिर λ/2 से बढ़ने पे ब्राइट आएगा। ब्राइट आया, तो एक जस्ट ब्राइट टू ब्राइट के बीच सेपरेशन कितना आया, हाफ λ। ब्राइट टू ब्राइट के बीच सेपरेशन λ/2। लेमडा बाई 4 ना, और यहाँ मुझे बताइए, नहीं लेमडा बाई 4 कहाँ, लेमडा बाई 2 ना, हाँ सर ब्राइट टू ब्राइट, λ/2। यहाँ से यहाँ या चलिए इसे मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ समझ लीजिए, ये ब्राइट था, ब्राइट से ब्राइट आने में लेमडा बाई 2, यहाँ पे ये बताइए, ये हमारा क्या था, फर्स्ट डार्क था, ये फर्स्ट डार्क, और ये हमारा फिर क्या होगा, सेकंड सेकंड डार्क। इस दोनों के बीच का मुझे सेपरेशन बताइए, यहाँ पे डेल्टा डी, बाई 2 यहाँ भी डेल्टा डी लेमडा बाई 2 हुआ, यहाँ भी डेल्टा डी लेमडा बाई, इसका मतलब डार्क टू डार्क के कितना सेपरेशन होगा, डार्क टू डार्क, डार्क टू डार्क कितना बचा, लेमडा बाई 2, ब्राइट टू ब्राइट कितना आया, ब्राइट टू ब्राइट लेमडा बाई 2, और डार्क टू ब्राइट, λ/4। हाँ तो ये वापस लिख लीजिए जो जस्ट में भी पूछा गया था, तो वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं नोट करके। इफ ring at center is dark
then to replace it by bright डेल्टा डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम लेंथ कितना होना चाहिए बच्चा डार्क टू ब्राइट होने के लिए, लेमडा बाई 4। डायग्राम में आप ऐसा क्या सोच सकते हैं कि अगर ये ब्राइट है और ब्राइट से सपोज कीजिए कि अगर डार्क को किसी को जाना है, ब्राइट से डार्क जाना है या उल्टा डार्क से ब्राइट भी आना है, तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेमडा बाई 4 ना। तो ये लेमडा बाई 4 होना चाहिए और वाइस वर्सा, यानी अगर किसी को उल्टा ब्राइट डार्क से ब्राइट जाना था तो भी यही लेमडा बाई 4 होगा। ये चीज समझ में आ गया बच्चा, ये जस्ट में पूछा था तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा कंडीशन मुझे बताइए कि अगर आपको डार्क टू डार्क जाना है और या ब्राइट टू ब्राइट जाना है तो कितना, लेमडा बाई 4। तो सेकंड होगा क्या, टू मूव डार्क टू डार्क और ब्राइट टू ब्राइट, डेल्टा डी की जो वैल्यू होगी वो होगा लेमडा बाई 2। और थर्ड नंबर है एक और नोट जो हमने शायद पहले भी कहा था, जो जहां से आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन डार्क टू डार्क और ब्राइट टू ब्राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस हो तो वहां से आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए पाथ डिफरेंस डार्क टू डार्क या ब्राइट टू ब्राइट के बीच कितना होना चाहिए, लेमडा लेमडा। और फोर्थ डार्क टू यानी डार्क टू ब्राइट और ब्राइट टू डार्क के बीच पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। सो फॉर डार्क टू ब्राइट पाथ लेमडा बाई 2। यहां से भी हम सॉल्व कर सकते थे क्या, यहां से अगर हम कहते तो, क्योंकि माइकलसन में पाथ की वैल्यू कितनी होती है 2D और चेंज होने के लिए क्या चाहिए, चेंज होने के लिए बच्चा अनचेंज होने के लिए क्या चाहिए, लेमडा। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी, लेमडा बाई 2। अनचेंज होने के लिए लेमडा चाहिए ना, डार्क टू डार्क ही ब्राइट टू ब्राइट होने के लिए, तो लेमडा बाई 2। यस सर दूसरा अगर डार्क टू ब्राइट लाना है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है माइकलसन में 2D, और डार्क टू ब्राइट लाने के लिए कितना, लेमडा बाई 2। इसका मतलब डी कितना, लेमडा बाई 4। तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप पाथ के टर्म्स में याद रखिए, तो इसे फिर आपको ना माइकलसन हो या न्यूटनिंग्स हो या थिन फिल्म हो या फिर YDSC हो, सारा कुछ सॉल्व किया जा सकता है ना। तो पाथ ये ज्यादा फंडामेंटल है कि आप डार्क टू डार्क जाने में या ब्राइट टू ब्राइट जाने में पाथ ही कितनी चेंज होगी। आई होप माइकलसन की डिस्कशन कंप्लीट है। अब आप शायद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए माइकलसन में। HCU का फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, माइकलसन का नहीं है। अच्छा HCU का फर्स्ट और 8th और 9th। एक मिनट में बुकलेट ले आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं बुकलेट, आप मुझे ऑरली बताइए कि क्या था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो पेज कितना है, पेज कितना, मेरी पुरानी बुकलेट है, मेरे में 54 है। 54 ओल्ड एडिशन। HCU का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट। HCU 2010 में आया। अब बताइए क्वेश्चन क्या है। Consider a point source of spherical waves at r vector and अच्छा 2 वो points। ठीक है समझ में आया।
होगा क्या कि जैसे देखिए कि इस क्वेश्चन में ये अगर आपका कोई पॉइंट सोर्स है, हालांकि ये पॉइंट सोर्स यहाँ नहीं था, जो थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है इसमें, यानी ये पॉइंट कोई ओरिजिन है, मान लेते हैं कि यहाँ ये कोई पॉइंट ओरिजिन है। अब होगा क्या कि यहाँ से कोई एक सोर्स था, यानी इस पॉइंट पे, जैसे अगर हमने इसे S1 कहा और एक दूसरा S पॉइंट ये हमने कहा S2, तो यहाँ से यानी S1 पे एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, तो S1 पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे है A1, यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू है A1 और यहाँ पे लाइट का एम्पलीट्यूड है A2। S1 कोई पॉइंट है जहां पे उसका एम्पलीट्यूड है A1, S2 कोई पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड है A2, ठीक। और ये अब होगा क्या कि ओरिजिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस O वाले पॉइंट पे होगा, तो हम इसे कैसे रिलेट कर पाएंगे, नहीं ओरिजिन शायद ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन से S1 की कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से S1 की कोऑर्डिनेट है दिया हुआ R1, ओरिजिन से S2 की कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो R2 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ वेक्टर। हाँ, अब होगा क्या कि लाइट सोर्स कहाँ रखा गया है, S1 S2 के बीच में, मतलब लाइट सोर्स S कहाँ रखा गया, S पॉइंट पे S1 S2 के बीच हाँ में लाइट सोर्स S। रखा गया है, इस दोनों के लाइन के बीच में कोई एक जगह है, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे S, तो यहाँ पे लाइट कोई रखा गया है S, ये, और ये लाइट कैसा इमिट करता है, तो ये स्फेरिकल लाइट इमिट करता है, स्फेरिकल वेव इमिट करता है। ये मुझे बताइए कि A पॉइंट पे यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड कितना क्रिएट करेगा, तो स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्फेरिकल वेव, तो इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू अगर हम सपोज कीजिए E0 की बात करते हैं, तो E0 जो होगा वो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है डिवाइड बाय R होता है। क्लियर है बच्चे लोग, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला C/R होता है, ये हमने कहा था ना कि 1/R पे डिपेंड करता है स्फेरिकल वेव में, या पूरा फॉर्मूला में लिख देता हूँ कि यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन K.R माइनस ओमेगा टी, ऐसा। और इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हम ऐसे कहेंगे, इसका मतलब, या इसी को एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो इसे कहा जाएगा ये ER, और ER होगा साइन K.R माइनस ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे इसमें, एम्पलीट्यूड स्फेरिकल वेव का वो C/R हो जाएगा, ऐसा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, यहाँ तक ठीक है। अब होगा क्या कि ये कह क्या रहा था कि इस पॉइंट पे S1 पे एम्पलीट्यूड कितना है बच्चा, क्या दिया हुआ है, A1। दिया। और आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये जो S की वैल्यू है वो R क्या होगा, R की वैल्यू पूछ रहा है वो, राइट। हाँ, ये R1 की वैल्यू दे रखा है कि R1 ऐसा है, R2 की वैल्यू ऐसा दे रखा है, ये R की वैल्यू पूछ रहा है कि R की वैल्यू होगी क्या, अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड A2 है, ऐसा। ठीक है, ये यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखना चाहूँ तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना होगा, A1 इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड A है तो A1 इक्वल टू कितना, कोई कांस्टेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा, जहां पे ये R का भी मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इस R के मतलब से ही आपको कंफ्यूजन आया होगा क्या कि वेयर, बच्चे लोग मुझे बताइए R होता क्या है इस केस में? सोर्स से डिस्टेंस लेंगे सर हाँ, उसका। लोग गलती क्या मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, R1 R2 मान लेते हैं, राइट। जबकि अगर सोर्स यहाँ पे S है तो सोर्स से डिस्टेंस इसकी होगी, सो R होगा क्या कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स, ऐसा। सो A1 का जरा बताइए, S से S1 की कोई डिस्टेंस होगा ना, R माइनस वेक्टर लॉस है तो इसे हम मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस, जैसे, या ठीक है,
इसे डिस्टेंस मान लेते हैं SS1। ये लिखा जा सकता है A1 इजकल टू CSS1 यस सर। ना, ऐसा लिखा जा सकता है। सो होगा क्या कि इसे हम कह सकते हैं, यानी फिर इसका मतलब SS1 की वैल्यू कितना होगा, R minus तो N. इसे लिखा जा सकता है C और फिर ये A1। SS1 की वैल्यू जो हो जाएंगे वो A1 हो जाएगा, और SS1 को एक और ऐसा हम कहते हैं, इसे स्मॉल r1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा वेक्टर के रिप्रेजेंट करने, या फिर इसे हम RS1 लिख लीजिए सर, RS1 RS2 सही रहेगा। वेट, इसे R और इसे R डैश लिख लेंगे। ये सोगा क्या कि SS1 की वैल्यू डायरेक्शन किधर होगी, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन ये ऐसा होगा, ये। तो अगर सपोज कीजिए SS1 को और अगर हमें लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं SS1 वेक्टर। SS1 वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है C/A और R कैप, ये लिखा जा सकता है बच्चे लोग। SS1 को C/A R कैप लिखा जा सकता है वेक्टर के टर्म्स में। हाँ सर लिख सकते हैं। सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके लिए मुझे बताइए, सिमिलरली अगर मैं यानी इसके लिए लिखूं, ये C/A1 नहीं होना चाहिए। इसे लिखूं तो A1 R है। S2, ये वेक्टर इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, तो C, और अच्छा ये A2। A1 था तो C/A2, और यहाँ पे R डैश का कैप, ये 2। क्लियर है बच्चे लोग? सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे कोई जरूरी है कि जो C कांस्टेंट आप ले रहे हैं वो तीनों वाले केस के लिए सेम हो? हाँ C तो कांस्टेंट होता है, C सबके लिए कांस्टेंट होता है, C सबके तो लिए सेम कांस्टेंट होता है। हाँ वही तो C रहेगा वाला, सबके। हाँ C वाला पार्ट जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। उसके आगे फिर हमें क्या करना होगा कि फिर वेक्टर रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, तब हम इसे यानी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। सो यानी एक वाला पार्ट ये, या फिर आप इसे ऐसा आगे ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेक्टर रूल मुझे बताइए कि क्या लिखा जा सकता है। R वेक्टर प्लस R वेक्टर इजकल टू R1 लिखा जा सकता है, R वेक्टर प्लस R इजकल टू R1 वेक्टर रूल से। बच्चे लोग बताइए, ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर रूल से Yes. ना? तो फिर ये ऐसा, यानी इसे लिखा जा सकता है फ्रॉम यूजिंग, थोड़ा सा है इसमें लेंथी कैलकुलेशन है, यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा। सो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं ये R वेक्टर और वेट, इस R को हम स्मॉल r के R वेक्टर, और यहाँ पे R वेक्टर इजकल टू R1। ये किसी को दिक्कत है? R वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। नहीं सर। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू लिख लें तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि एक्चुअली हमें ना R के लिए सॉल्व करना है। तो अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो बेटर होगा क्या यहाँ से, यानी R अगर हम लिखना चाहे हमें, यानी R के लिए, ओके। सो यहाँ अगर हम रिप्लेस करें तो SS की वेक्टर है, सो इसको हम C/A1 कह सकते हैं, या फिर अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो इसे हम ऐसा R1 हम इसे लिख लें। सेकेंड जो होगा, सिमिलरली R वेक्टर प्लस R डैश का वेक्टर इक्वल टू R2 लिखा जा सकता है, ये इसके लिए ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे लोग। यस सर। तो इसके लिए हम यानी ऐसा लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ से बेटर होगा कि आप R के लिए सॉल्व कर लीजिए,
जैसे यहाँ से अगर मैं आर वेक्टर के लिए सॉल्व कर लेता हूँ तो आर वेक्टर के लिए लिखा जा सकता है यहाँ से R1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और यहाँ से अगर मैं लिखूं आर डैश का, तो आर डैश इक्वल टू लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस यहाँ पे आर वेक्टर। और इस दोनों को अगर हम यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू को ये लिखा जा सकता है क्या, C/A1 और आर कैप। आर को ये लिखा जा सकता है, SS1 को लिखा जा सकता है C/A1 आर कैप लिखा जा सकता है बच्चे लोग। ये देखिए जो SS है वो R है ना, तो इसको और हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू होगी फर्दर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो, या इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये हमारा 2 तक चला गया था, 3 और 4। अब होगा क्या कि सिंस R वेक्टर की वैल्यू थी C/A1 और मुझे लगता है R कैप था, यही था ना R वेक्टर की वैल्यू C/A1 R कैप, और सिमिलरली R डैश की जो वैल्यू थी, R डैश की वैल्यू ये लिखा जा सकता है C/A2, और फिर हमारा ये जो हो जाएगा वो R डैश कैप हो जाएगा। अब इस दोनों की वैल्यू हमें यूज करके फिर हम क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यानी होगा क्या, एक चीज, या तो हम इस दोनों का यूनिट वेक्टर जो होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, उसको सम करेंगे तो 0 आ जाएंगे, वहां से हम करें। हाँ सर, साइन उल्टा हाँ, लेना पड़ेगा सर, वहां से हम सम करें तो वो, पॉजिटिव माना है तो। हाँ वहां से सम करें तो वो 0 आ जाएगा। बेटर है कि ना, आर कैप के लिए हम सॉल्व करें और फिर वहां से सम कर दें तो ये 0 आ जाएंगे। सो ऐसा है। अब फर्दर अगर हमें इसे यानी बेटर है कि आर कैप के लिए, क्योंकि आर कैप को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो आर कैप को अगर मैं यानी लिखूं इस तो क्वेश्चन में ना सर, A1 R इस क्वेश्चन और में ऑलरेडी दे के रखा है सर कि कोई A1 लीनियर R वेक्टर से बाई C तो लिखा जा एक का सकता है। साइन सिमिलरली R डैश कैप को, यानी ये जो हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं, यानी A2 और R वेक्टर डिवाइड बाई यानी C, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ ये वाला स्टेप समझ में आया कि ये मैंने लिखा और फिर इस दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखिए कि ये हमारा था आर कैप की वैल्यू, ऐसा लिखा जा सकता है ना, आर कैप की वैल्यू बच लोग यहाँ पे आर कैप की वैल्यू, या फिर ठीक है इसे ना थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसे सॉल्व करके फिर आपको भेज दूंगा। वैसे आगे हमें इसी तरीके से अरेंज करना है, यहाँ से आप यानी आर के लिए आपको सॉल्व करना था इस दोनों को। जैसे अभी आगे और मैं करूंगा क्या कि यहाँ से यूनिट वेक्टर लिखूंगा, जैसे आर कैप हो गया और ये आर हो गया। यहाँ आपको लग रहा है कि यूनिट वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आर कैप की वैल्यू इधर है और यहाँ से यानी आर डैश कैप की वैल्यू इधर है, तो ये दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे ये और ये दोनों, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम लाइन में, ये दोनों सेम लाइन में, तो आर इधर होगा, इसका मतलब फिर क्या होगा कि आर कैप प्लस आर कैप डैश, इसकी सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है हाँ, तो वो निकलेगा कैसे आर कैप? आर कैप यहाँ से, जैसे देखिए अभी आर कैप हमने यहाँ तक लिखा, आर कैप आप ऐसा लिख सकते हैं A1 बाई आर सी, और यानी आर डैश होगा वो A2 बाई R1 C, ऐसा लिखा जा सकता है। और R1 की वेक्टर मैंने आपको R2 और R1 के टर्म्स में कर रखा है, या ठीक है एक दो स्टेप फिर और मूव करके हम देख लेते हैं ना। यहाँ ये वाला चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या कि A1 और यहाँ था R वेक्टर बाई C प्लस A2, और यहाँ पे A2 और इस चीज को R डैश वेक्टर बाई C इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा यहाँ पे
आर और आर कैप का जो सम होगा वो 0 होगा। अब यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि A1 R1 इक्वल टू हो जाएगा A2 R कैप का डैश, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब A1 तो ये, और R की वैल्यू देखिए कि क्या था, R की वैल्यू जो हमने लिखा था R1 माइनस R था, तो इसे आप लिख सकते हैं R1 माइनस R, ये वेक्टर। और यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या था, मुझे लगता है ये था R2 माइनस R, ये था ना। यहाँ से फिर आप क्या कह सकते हैं, A1 R1 वेक्टर और यहाँ पे माइनस A1 R वेक्टर, यहाँ पे A2 और यानी R2 वेक्टर। अच्छा ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं A2 R वेक्टर ये। अब यहाँ से आप R वेक्टर लिख सकते हैं, R वेक्टर क्या होगा बच्चे लोग, A1 R1 वेक्टर A2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय आप क्या कह सकते हैं A2 यहाँ A1 प्लस A2, नहीं सही है, सही है। A1 प्लस A2। देखिए तो ये है आंसर क्या, हाँ सर। ये है। हाँ, इसको ना ये हाँ कभी कभी ये मूड पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहे तो चीजों को थोड़ा और क्विकली भी किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस वक्त आप कैसे किस तरीके से हैं। तो आप, ये एक तरीका है, इसे और दूसरे तीसरे तरीके से भी किया सकता है। मैंने इसे 2-3 तरीके से किया था, तो कभी कभी ये काफी फास्ट हो जाता है, काफी क्विक से हो जाता है वो, राइट। तो अदरवाइज यहाँ तो हमने कॉन्सेप्ट ये यूज किया कि इस दोनों का जो यूनिट वेक्टर का सम होगा 0 होगा। यानी देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसका यूनिट वेक्टर अगर निकाल लूं तो दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। फिर ये सारा तरकीब हमने उसको करने के लिए किया और फिर लिखा जा सकता है। इसी को आप, कोई और तरीका भी है जहां से इजी से किया जा सकता है। सो ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बच्चे लोग कोई डाउट है किसी को इसमें, या दोबारा रिपीट कर दूं मैं? नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा और खुद से भी सोचिएगा, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसमें। बस अगर फिजिक्स कहा जाए, फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज्यादा था, तो फिजिक्स ये कहा जाए कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो C/R होता है, और R यानी ऑरिजिन का डिस्टेंस नहीं होता, सोर्स का डिस्टेंस होता है। जब पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैं इसका आंसर की निकाला था, मुझे भी काफी ये प्रॉब्लम किया था, क्योंकि मैं ले क्या रहा था, ये R के जगह में ये वाला डिस्टेंस ले रहा था। जैसे C/R है ना, तो मैं ये R1 डिस्टेंस ले रहा था, जबकि होगा क्या, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि ये सोर्स है, सोर्स यहाँ पे है। सोर्स अगर यहाँ से और S1 सोर्स से डिस्टेंस, यानी सोर्स यानी S1 S जो है वो मिड पॉइंट पे है और S1 कहीं और है। तो गलती में क्या कर रहा था शुरू में कि R1 को यानी ये इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा था, जबकि होना क्या चाहिए था, सोर्स से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है। बस उस मिस्टेक के लिए ये काफी यानी मेरा टाइम कंज्यूम किया था। और सर स्फेरिकल भी देख के रखा है सर, इसलिए ताकि हम यूज करें उसका। क्या करें आप? स्फेरिकल सोर्स भी इसलिए देख के रखा है ना, ताकि हम उसका यूज करें। हाँ तो फिर स्फेरिकल का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 किसका है? HCU का है, SU का। कौन सा ईयर का है ये? 2017। 2017। बताइए क्वेश्चन क्या है? Two identical sound source A and B are kept 1 meter apart under तो ये तो water. हमने क्लास में करवाया हुआ था ना, ये Yes, क्लास में sir. करवाया हुआ था, यहाँ था, ठीक। और ऐसा सपोज कीजिए कि इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो था वो 1 मीटर है, राइट।
ये शायद वहां पे 1000 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस कितना हाँ, था? 1 1 1 किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ, तो ये पूछ रहा है क्या कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो यहाँ यानी लोग गलती क्या करते हैं, इस पॉइंट के लिए मैक्सिमा का फॉर्मूला वो गलत यूज करते हैं। तो होगा क्या कि वेवलेंथ लार्ज है, तो होगा क्या कि फॉर लार्ज एंगल हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर लार्ज एंगल y इक्वल टू डी टेन थीटा फॉर्मूला यूज होता है, डी टेन थीटा। ये जहां पे थीटा एन क्या होगा बच्चा, एंगुलर पोजीशन। साइन इनवर्स एन लेमडा बाई टी। तो आपने ये नहीं यूज किया होगा, आपने गलत क्या यूज किया होगा, गलत मेथड y इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी, ये यूज किया होगा। हाँ, ये हाँ, क्योंकि अभी ना ये साउंड वेव है और साउंड वेव का वेवलेंथ क्वाइट लार्ज है, यानी ऑलमोस्ट लार्ज होता है, मीटर में होता है। तो उसके जगह हम यानी अप्रोक्स वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ये एंगल अभी अप्रोक्स होता है तो हम ऐसा लिखते हैं कि y इक्वल टू, एंगल काफी स्मॉल होता है तो लिखते हैं, एंगल अगर सफिशिएंट है तब तो डी टेन थीटा एन यूज करना पड़ता है। तो ये यूज कीजिए, एन इक्वल टू शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑर्डर के लिए आंसर आ जाएगा 64 समथिंग है शायद। नेक्स्ट बताइए कौन सा, और 9th बता दीजिए सर। कौन सा क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन में ना सर, 8th क्वेश्चन में हम पहले मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ले रहे तो नहीं आ रहा, n इज इक्वल टू 2 के लिए। सर तो हम ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि n इज इक्वल टू 2 के लिए ही इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इवन दो हमें पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं करेगी। सर n इज इक्वल टू 2 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे होगी ऑर्डर नहीं मैक्सिमम देखिए, लेने से? n इक्वल टू 1 भी करेक्ट आंसर है, बट वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। n इक्वल टू 2 भी होगा, तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 करेक्ट है। n इक्वल अच्छा, टू हाँ 3 के लिए तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो साइन थीटा 1 हम्म, से ज्यादा हो जाएंगे। हाँ सर उसने यही ऑप्शन डाउट आ में रहा नहीं था दे मेरे रखा को। था, ऑप्शन में नहीं था इसलिए नहीं है। अदरवाइज होगा क्या कि n2 की इंटेंसिटी n1 की इंटेंसिटी n2 के कंपेरिजन में ज्यादा बेटर होगा। हाँ सर ये आपने अगर बताया था। डिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम करें ना, तो n इक्वल टू 1 जो होगा वो ज्यादा इंटेंस होगा, n इक्वल टू 2 जो होगा कम इंटेंस होगा। बट अगर नैरो स्लिट है तब तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर एक जगह इंटेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। मतलब सर ये हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए निकलवाना चाह रहा था ये ना। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट बताइए कौन सा 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का। हाँ, अच्छा बताइए किस ईयर का है? 2017 का ही है। ये क्या था बताइए। सुपरपोजिशन ऑफ टू अच्छा, वेव्स। ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू, y1 की वैल्यू हमने ऐसा कह रखा है 2a साइन नहीं kz, नहीं सर, ये वाला क्या? हाँ ऐसा नहीं है। y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी एंड अच्छा y2 इक्वल टू 3a kx प्लस ओमेगा टी, सर मतलब वो साइन। स्टैंडिंग वेव वाला आपने बताया था कि बताएंगे सर, वो क्लास में आपने बताया नहीं। स्टैंडिंग वेव और वो ट्रैवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट वाला है सर, ये 3 है सर वहाँ पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अच्छा, है। यहाँ 3 है, 3 है हाँ। और y2 है वो, y1 वो अब अलग ठीक है, है, मतलब y1 अलग है, y2 अलग। अब ठीक है, ये y1 और ये y2 हाँ अब ठीक है ना, अच्छा है। हाँ, क्लियर है ये? एम्पलीट्यूड ऑफ, सब मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव कुछ है। देखिए अब इसमें होगा क्या कि यहाँ से अगर हम स्टैंडिंग वेव कब बनता है, तो होगा क्या कि अगर कोई, जैसे ये वेव किधर जा रहा था, तो सपोज कीजिए कि अगर ऐसा है, ये वाला वेव कौन है, y1 या y2? ये y1 है प्लस z y1 है। और इधर जो वेव जा रहा है वो कौन सा है, y2। y2 है। तो होगा क्या कि अगर इस दोनों की एम्पलीट्यूड अगर इक्वल होता है, सपोज कीजिए इसका एम्पलीट्यूड a और इसका भी एम्पलीट्यूड a, दोनों के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि दोनों मिलके स्टैंडिंग वेव बना लेते हैं। और स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है, तो यानी इसका
इस तरीके से वाइब्रेशन होता है, ऐसा ऐसा स्टैंडिंग वेव बनता है अगर इक्वल एम्पलीट्यूड है तो। और अगर इक्वल एम्पलीट्यूड में क्या हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि इसको ट्रेवलिंग वेव कहते हैं। यानी वेव का नेचर ही है कि वो रुक नहीं सकता, वो ट्रेवल करता रहता है। ये वेव भी क्या होगा, ये वेव कहाँ तक जाएगा बच्चा, ये वेव इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ये वेव इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। अब अगर ये दोनों की इक्वल एबिलिटी है, इक्वल यानी एनर्जी है, तो जब कभी मिलेगा तो वो स्टैंड हो जाएगा, यानी अब ट्रेवल नहीं करेगा, ट्रैप हो जाएगा वो। तो फिर क्या होगा कि वो यानी स्टैंडिंग वेव बन के ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर क्या होगा कि किसी एक की एम्पलीट्यूड ज्यादा हो दूसरे से, जैसे इसमें किसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इधर वाले का, y1 का या y2 का, किसका ज्यादा है, y2 का ज्यादा है। y2 का। Y2 तो y2 से एनर्जी कुछ आ रहा होगा, ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना बच्चा, यस सर। ना। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है उसके कंपेरिजन में। तो पहले आपस में टकराएगा, जैसे पहले मैंने कहा था ना, रामायण में जब दो तीर टकराते थे, जिसका ज्यादा पावरफुल होता था वो फिर क्या होता था, दूसरी साइड चला जाता था ना। यस सर। हाँ, यहाँ भी यही देखो होगा कि इसका एनर्जी कितना है, 3a। इसके कितने इसके कौन सी एनर्जी को ये नलिफाई कर देगा, कितना एनर्जी को, ए को खत्म ए वाले Nullify पार्ट को रह ना, जाएगा। ए ये वाले पार्ट को ये नलिफाई कर देगा। फिर ये कितना एनर्जी से आगे चलता जाएगा, 2A हाँ। तो अब की बार जो वेव होगा ऐसे वाले में, वो स्टैंडिंग होगा प्लस सुपरपोज यानी ट्रेवलिंग होगा। तो इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग के लिए इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे करेंगे, ए साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। और इसी को स्टैंडिंग बनाने के लिए कितना, कि दोनों का पावर आपस में रुक जाए, सेम पावर लेना होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन के ओमेगा टी जेड प्लस माइनस ओमेगा टी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, ये कौन सा वेव बनाएगा, इक्वल Standing अगर wave. अपोजिट है, स्टैंडिंग वेव है। अब रह क्या गया उसमें से, कितना रह गया वो, साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। इस एनर्जी से क्या करेगा, ये नेगेटिव एक्सिस में जाएगा ना। तो अब इस दोनों को ऐड कीजिए, इस दोनों को जब आप थोड़ा सा सुपरपोज करेंगे यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है फॉर्मूला बचा, 2 into cos a Sin minus A t by plus 2 B. plus ऐसा कुछ। और फिर cos cos a माइनस b सी माइनस t minus t ये by अगर 2। हम यूज करेंगे तो हमारा ये फाइनली y का ऐसा आ जाएगा, 2a साइन, हम दोनों को अगर सम करें तो kz रह जाएगा। सो साइन kz cos ओमेगा टी, और प्लस हमारा हो जाएगा 2a साइन kz प्लस ओमेगा टी। ये अब मुझे बताइए कि ये हमारा स्टैंडिंग वेव है, ऐसा इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का होता है। और ये ट्रेवलिंग वेव, क्योंकि ये ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कि अब जो सिचुएशन आएंगे वो एक ऐसा आएगा, यानी एक तो यानी स्टैंडिंग वेव बनेगा। स्टैंडिंग वेव की एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा स्टैंडिंग वेव का, 2a। यानी ये जो वाइब्रेट करेगा इसकी एम्पलीट्यूड जो होंगे वो 2a होगा, मैक्सिमम वाइब्रेशन जो होंगे वो 2a होंगे, ऐसा। और इसमें एक ट्रेवलिंग वेव बनेगा, और ट्रेवलिंग वेव की एम्पलीट्यूड कितनी होगी, ये भी 2a होगी। तो ये ट्रेवलिंग वेव इधर मूव करता जाएगा और स्टैंडिंग वेव इस रीजन में ऑसिलेट करेगा। ये ब्लू वाला ट्रेवलिंग वेव है, और ये स्टैंडिंग वेव। तो पीछे आपने एक्सप्रेशन कैसे लिखा था सर, वो समझ में नहीं आया। कौन सा,
सर ये आपने सेकंड स्टेप में डायग्राम के बाद सर आपने एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लिखा और कैसे लिखा? ये ए नॉट, नहीं सर, ये आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है सर वो तो डायग्राम ठीक है, ये ये पिछले ही पेज ट्रैवलिंग में वेव सर। है और ये स्टैंडिंग वेव है। हम्म। ये हमने इसे कहा है स्टैंडिंग वेव। और कुछ सर पीछे जो एक्सप्रेशन था सर वो मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया। पीछे वाला कौन सा? हाँ बस यही तो सर, सेकंड स्टेप में जो आपने लिखा है सर वो इस वाले में? बस सर डायग्राम नहीं सर, स्टेप में बोल रहा हूँ, इक्वेशन जो आपने लिखी है सर। डायग्राम में नहीं, सर वो स्टेप आप लिखे हैं वो ए साइन अलग अलग कर दिया ना, स्टैंडिंग वेव का वो अलग और क्यों लिखा है सर आपने? चीजें समझ में नहीं आ रही, आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं? ये हमारा सर वो दो कर्व है, ये दो कर्व है जो यानी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हालांकि ये मैंने पल्स लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, वो वेव होना चाहिए था। इसकी भी वो एम्पलीट्यूड ना सर मत क्यों सर, मैं पूछ रहा हूँ सेकंड आपने लाइन क्यों लिखा है सर? मतलब आपने उसको स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग से कैसे रिलेट किया? वो लिखा है ठीक है सर, मतलब एक आपने उसको ब्रेकआउट करके लिखा है सर। 3a को आपने 2a + a करके लिखा है ना सर एक्सप्रेशन में? अच्छा ये वाला, ये हाँ दोनों, जी सर, हाँ जी सर, हाँ वो मैं बोल ये रहा था हमने सर। क्या किया, ये दोनों को इक्वल और अपोजिट वेव ले लिया, यानी इसकी भी एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए, बट ये क्या, ये माइनस ले है और जबकि ये क्या है, प्लस है। तो ये दो स्टैंडिंग इक्वल वेव। वेव है अपोजिट का, जो स्टैंडिंग वेव बनाता है। अच्छा। तो क्या स्टैंडिंग वेव की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि एनर्जी बिल्कुल रुक जाए। तो कैसे एनर्जी को रोकेंगे? जैसे देखिए एक वेव ना ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि एक बार निकल गया तो चलता रहेगा, राइट। उसे रोकने की तरीके नहीं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या फिर क्या होगा कि वो बैंड अराउंड हो जाएगा, तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट एक ब्रह्मास्त्र को कैसे रोका जा सकता है? तो उस पे दूसरा ब्रह्मास्त्र चला जाए ना, तो यहाँ होगा, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट में। अपोजिट में, और बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल आइडेंटिकल, तभी वो हॉल्ट हो पाएगा। क्योंकि एक क्या अगर एम्पलीट्यूड ए है तो दूसरे का भी एम्पलीट्यूड ए है, पहले का फ्रीक्वेंसी समथिंग है, दूसरे का भी बिल्कुल वही है, तो बिल्कुल उस वेव को हॉल्ट कर देगा, जहां मिलेगा वहां हॉल्ट कर देगा वो। थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो वेव सरपास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज है, इसको हॉल्ट करने के लिए जो भेजा गया था वो ये था। तो होगा क्या कि इसका ए वाला पार्ट तो इसको होल्ड कर देगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उससे फिर क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये यानी ट्रेवलिंग प्लस स्टैंडिंग दोनों क्रिएट कर देगा। जो सर रिमेनिंग वाला होगा 2 वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा ना, हाँ ट्रैवल वो करेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता चला हाँ जाएगा। इसको देखिए, इसका अपना ए वाले पार्ट से तो इसको रोक देगा, और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसके साथ वो अपना चलता रहेगा वो। सर, तो स्टैंडिंग वेव का 2a क्यों आया वो? अच्छा हाँ 2a आ जाएगा। हाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2a आ जाएगा वो। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए स्क्रीन शॉट। हाँ एक मिनट हो गया सर। स्टैंडिंग वेव बहुत जगह यूज होता है, जैसे बाय नेचर, नेचर भी बहुत जगह अपने आप को स्टैंडिंग वेव में प्रिजर्व करता है। जैसे होता क्या है, अगर हम कोई मेटल ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो मेटल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन सब ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है। जब कभी यहाँ पे वाइब्रेशन होती है तो ऑब्वियसली वेव जनरेट होता है, यहाँ से बहुत सारा वेव जनरेट होता है। और अगर ये वेव ना जनरेट होने देता, वेव को जाने देता, तो फिर दिक्कत क्या थी कि मेटल से कंटिन्यूसली वाइब्रेशन हो रहा है, सारा का सारा एनर्जी बाहर निकल जाता, थोड़ी दिन के बाद मेटल पिचक जाता, क्योंकि एनर्जी अगर उसमें नहीं रहेगी तो उसके एग्जिस्टेंस बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि मेटल के अंदर जितने सारे वेव होते हैं वो मेटल के बाउंड्री के बीच स्टैंडिंग वेव बना लेता है। तो अंदर तो वेव नेचर होता है बट बाहर नहीं जा पाता, वो एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री के बीच स्टैंडिंग बना लेता है वो। तो सारा एनर्जी अंदर ही कन्फाइंड होती है। सर हाँ बताइए। बीएचयू का फर्स्ट वाला बता कौन सा? दीजिए। बीएचयू का फर्स्ट कौन सा 2010 फर्स्ट? में आया था। क्या एसयू? नहीं बीएचयू बीएचयू? बनारस वाला। हाँ हाँ बीएचयू। क्वेश्चन नंबर बताइए। फर्स्ट 2010 फर्स्ट। में आया था। आंसर से गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार बताइए आप क्या क्वेश्चन क्या है। two light wave having same frequency but intensity in the ratio 4:1 interfere.
the ratio of maximum to minimum intensity. ये फिर आप मुझसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं है, यानी आंसर ही गलत दिया है सर इसका। हाँ आप आई मैक्स आई मीन हाँ कहीं सर, वो कैलकुलेशन 9 by मिस्टेक 1 हाँ कर, सर इसका आंसर गलती दिया है। आंसर 9:1 आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है तो वो ठीक है, आप एक बार ग्रुप में भेज के इसे डिस्कस करिए, बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। दूसरा बताइए। बीएचयू में बहुत सारे और- आंसर गलत देख के रखा है। हाँ बीएचयू से मत कीजिए, वो कुछ कुछ क्वेश्चन उससे काफी ठीक है। प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उसे अभी छोड़ ही दीजिए, या ग्रुप में बाकी- डिस्कस कर लीजिए उसे डाल के। और बताइए दूसरा। क्वेश्चन नंबर 41 41 इन कलर, हाँ BHU 2017 इन कलर फोटोग्राफी। बीएचयू अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, बीएचयू अभी छोड़ दीजिए, आप ग्रुप में पहले डिस्कस कीजिए फिर हम बात करते हैं उसका। ना तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है, कहीं कहीं से क्वेश्चन होता है, वो फिर बेकार का टाइम वेस्ट है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सर नहीं एक होता। पेपर में 2011 का जिसमें बीएचयू छोड़ डॉप्लर के इफेक्ट, इधर आप पूछिए कौन सा सर क्वेश्चन। जिसमें टिफर का 2011 का सर, उसमें डॉपलर इफेक्ट था सर, मतलब लगाया भी सर डॉपलर इफेक्ट, तो आंसर नहीं आ रहा था, मतलब उसमें 61 अच्छा आ उसे रहा अभी है। टीएफआई वाला ना डॉपलर है, डॉपलर में रिलेटिविस्टिक डॉपलर लगाना होगा बच्चा, सिंपल डॉपलर नहीं। हाँ सर, गामा रिलेटिविस्टिक, के टर्म्स में हाँ रिलेटिविस्टिक डॉपलर लगाया इफेक्ट था लगाना सर। होगा, तब आप उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। सर आंसर मेरा कुछ मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा था सर उसमें, बाद में हाँ देखेंगे। इसे जब हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप याद दिला दीजिएगा, तो रिलेटिविस्टिक ओके डॉपलर सर। इफेक्ट से, या तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला देखिए वेवलेंथ के टर्म्स में, तब इसे सॉल्व कीजिए, या फिर जब हम एक बार डॉपलर पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को डील करेंगे। दूसरा बताइए। सर जेस्ट का 9, कौन सा? जेस्ट का 9 नंबर। जेस्ट का 9 नंबर, कुछ पढ़िए क्या है न्यूमेरिकल। सर वो एक थीन जस्ट फिल्म किस है ईयर में है, जस्ट किस ईयर में? इस साल का 2022 का। बताइए क्या था। सर a thin film surrounded by air has an index of diffraction 1.4. A हम्म region of the film appears bright blue, lambda 400 nanometer दिया हुआ है. हम्म When white light is incident perpendicular to the surface, what might be the minimum thickness of the film? सर ये 70 नैनोमीटर मेरा आ रहा है, लेकिन आंसर 140 नैनोमीटर दिया हुआ है। अच्छा एंगल कुछ है, अच्छा एंगल तो नॉर्मली है ना, हाँ तो एंगल नॉर्मल नॉर्मली है, सराउंडेड बाय एयर उसने कहा, तो डेल्टा ए कितना होगा बच्चा, सराउंडेड बाय एयर है तो पाई। पाई, और पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, 2t होगा ना, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, तो 2t इक्वल टू क्या उसने पूछा था, डार्क या ब्राइट? सर ऐसा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ मिनिमम थिकनेस हाँ कुछ हाँ उसने पूछा होगा कि मिनिमम मिनिमम, मिनिमम क्या होगा जहाँ पे वो यानी किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड हो रहा है ना, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होगा कुछ। हाँ बोला है कि ए रीजन ऑफ द फिल्म अपीयर्स ब्राइट ब्लू लैम्डा 400 अच्छा नैनोमीटर। अच्छा, ब्राइट ब्राइट दिख रहा है, तो ब्राइट के लिए कंडीशन कितना होगा बच्चा, ब्राइट के लिए 2m-1 लैम्डा बाई 2। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं m+½ लेमडा, और लेमडा आपको दे रखा था, उसने थिकनेस पूछा है, तो t के वैल्यू कितने हो जाएंगे, m+½ और λ/2 ना। अब होगा क्या कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, m = 0, m = 1 2 3 4 सो ऑन। ऑर्डर उसने कुछ लिखा है क्या कि किस ऑर्डर के लिए? नहीं सर, मिनिमम थिकनेस पूछा है। अच्छा मिनिमम थिकनेस, और लेमडा उसने दे रखा है ना। हाँ 400 नैनोमीटर दिया हुआ है। हाँ तब तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसे, पहला जो लेमडा होगा वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा एन की वैल्यू 1.4। अच्छा हाँ यहाँ ये मिस हो रहा था इसमें, ये 1.4, इसका मतलब होगा क्या यहाँ पे, आप इसे 2n लिख सकते हैं, 2n, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 2n, और फिर t की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा λ/4n, पहला ये एक बार वैल्यू पुट करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं कोई गलत है। हाँ सर, वो 71 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो 70 नैनोमीटर के करीब है, लेकिन आंसर में 140 नैनोमीटर दिया हुआ है। 70 नैनोमीटर भी आंसर है डी ऑप्शन पे। हाँ तो फिर ये कुछ गलत होगा, t वैल्यू λ/4n डाल के आंसर पुट कीजिए, जो भी आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।
ऐसा। या क्वेश्चन को ग्रुप पे भेज दीजिए, किसी ने सॉल्व किया होगा तो वो एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेगा आपको। ठीक, सॉल्व करके ग्रुप पे भेज दीजिएगा, एक बार मैं भी कैलकुलेशन देख लूंगा। और कोई डाउट है? सर अब कॉन्सेप्चुअल डाउट है लेकिन इससे नहीं है। क्या कहना है आप? सर डीयू का सेकंड सर, किस चीज का? सर डीयू का सेकंड में एक डाउट था सर कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सर ये ओरल है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट जो है कौन से फिनोमेनन को सपोर्ट करता है लाइट को? तो सर वेव नेचर दे के रखा है आंसर में, क्वांटम नेचर क्यों नहीं दे के रखा है सर? क्वांटम नेचर और वेव नेचर, एक्चुअली होगा क्या कि क्वांटम नेचर आप किसको कहते हैं? सर क्वांटम नेचर में पूरे मतलब लाइट के बारे में हम कह सकते हैं ना, उसके जो ये भी कहाँ पे बिहेवियर। आपने पढ़ा? ऐसा नहीं, क्वांटम नेचर ऐसा उसको नहीं कहा जाता कि यानी चीजें क्वांटम, बहुत सारा सेट ऑफ फॉर्मूला जब या सेट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो उसको क्वांटम कहा जाता है। वैसे क्वांटम की ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक है, सारा कुछ अच्छा। प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो वहां पे हम साई फंक्शन का भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एनर्जी का भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्वांटम बिहेवियर वेव प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हाँ। सर, वेव फंक्शन जो हम फॉर्म करते हैं उसमें भी हाँ, तो सर वेव क्वांटम फंक्शन ही से हम हम यूज उसे करते हैं ना। लिखते हैं, बट वहां से जो भी चीजें फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं तो वो उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ इस चीज की ये प्रोबेबिलिटी है, अच्छा। कि पोजीशन का इतना प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम का इतना प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटम यानी को हम वेव नेचर जैसा ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तब तो ठीक है सर। ठीक, जैसे क्वांटम में क्या होता है, वेव फंक्शन भी होता है, यानी मोमेंटम ऑपरेटर भी होता है, या मोमेंटम साई का सर। वैल्यू मोमेंटम भी हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम वेव नहीं है सर ना। लेकिन सर आपने डायफ्रैक्शन में बताया था कि अगर हम रेक्टेंगुलर स्लिट लेते हैं तो पैटर्न्स की जो डायरेक्शन होती है वो हम एससी यूज मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम देखते हैं कि पैटर्न किधर बनेंगे सर, तो हाँ, उसमें तो हम क्वांटम नेचर तो यूज कर रहे हैं ना। क्वांटम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसको बताने के लिए। एक्चुअली होगा क्या कि यानी क्वांटम एक जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का सर्टेन रूल था, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का सर्टेन रूल है। वो ऑब्वियसली वेव और पार्टिकल दोनों पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वांटम ना पार्टिकल पे नहीं करेगा और वेव पे करेगा, तो वो दोनों सबके पे लिए करता है। करेक्ट है वो। तो सर इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट क्वांटम क्यों नहीं लेंगे? मतलब बेसिकली हम एक्सप्लेन तो कर रहे हैं पैटर्न्स को क्वांटम के वजह से ही ना, वो एच जो हम यूज करते हैं सर प्लैंक ऐसा कांस्टेंट। देखिए, सारा कुछ आप वो सब कुछ क्वांटम, जैसे जहां पे अगर मैंने इसको फेंका ये नीचे क्यों गया, तो वो भी क्वांटम मैकेनिक्स उसको भी सर्टिफाई करेगा। तो होगा क्या कि ऐसा नहीं होता कि कहीं के पे क्वांटम मैकेनिक्स लगती है और कहीं पे नहीं लगती, तो सब सारे यानी सारे फिनोमेना पे हम लगा सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ ग्रेविटी और ऐसा सबको छोड़ करके। तो वो ऐसा वो एक अलग बिहेवियर नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स है, रूल है, लॉ है, वो एक बिहेवियर नहीं है अलग से। वेव एक बिहेवियर है, नेचर ऑफ बिहेवियर है, वो किसी चीज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्पिन अगर किसी का नेचर है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, तो स्पिन उस पार्टिकल का अपना नेचर है वो। तो वेव नेचर है, यानी लॉ नहीं है, वो इंट्रिंसिक नेचर है वो किसी चीज का। जैसे मास अगर हम कहें तो मास को कहें कि क्लासिकल है या क्वांटम है या वेव है, ऐसा है, तो एक्चुअली मास यानी एक नेचर है किसी चीज का। मास, चार्ज, ये सब नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर है। उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स भी काम करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स भी काम करेगा। ठीक, आगे नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट बताइए। और सर टीफर 2020 टीफर 2020 2020 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 6 पेज नंबर 51। क्या है क्वेश्चन? Monochromatic laser beam is incident on a wet filter paper about a sheet of glass thickness D. अच्छा, ये Pattern वाला observed on the paper. ऐसा जो डॉटेड डॉटेड बनाया है वो? नहीं सर, तो वेव शेप है वो, एक तो कोई वेव क्वेश्चन शेप पढ़ जैसा दो है। भाई, हमारे यहाँ काफी यहाँ साउंड हो रहा है। नहीं सर, हाँ क्वेश्चन पढ़ दो कोई। सर मेरे में तो दिया ही नहीं है सर। नो सर ये नहीं है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही वैसे सर, आपकी आवाज ये नहीं आ फिक्स रही। बनेगा, ठीक है।
बच्चों देखो मैं केस वाइज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है? हाँ, सबका ध्यान बोर्ड की क्रॉस तरफ कनेक्शन हो गया। उसने वो एक ट्राइंगल अपने पास है ना, एबीसी। अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एम और एन पॉइंट जो है ना वो एसी और बीसी पे है। जो एसी साइड है उस पे एम पॉइंट है, जो बीसी साइड है उस पे एन पॉइंट है। फिर अपने को क्या बताना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर एमएन इज पैरेलल टू एबी। ये दो केस दे रखे हैं, तो पिछले दोनों क्लास केसेस में में अपने को ये ये सेम बताना है कि पैरेलल जो लाइन पढ़ा एमएन रहे होगा थे वो ना। एबी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है? हाँ, उसी का आगे चल रहा है। तो केस नंबर 1 है, उसमें यार जो ये हमेशा सी से पैरेलल एम लाइन ट्रायंगल दिया वो पढ़ाते कितना रहते दिया हैं। 4.2। तो ये बच्चों 4.2 और एम से ए तक का लेंथ। अब आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब आ रही सर आप। हाँ बताइए, अब ये क्वेश्चन था क्या? A monochromate laser beam is incident on a wet piece of filter paper about a sheet of a glass of अच्छा thickness वो, T. हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, हालांकि किसी ने एक ग्रुप में उसे ट्रायल किया था, अभी इसे मैंने देखा नहीं है। वहां जो आंसर उसका दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है ना वो, म्यू की वैल्यू। हाँ सर, tan इनवर्स No sir. sin इनवर्स tan ऑफ वो आ रहा है। हाँ म्यू की है। हाँ और हाँ। वहां दिक्कत क्या है कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, ज्यादा की होती है वैल्यू सर। हमेशा 1 से ग्रेटर होगी ना। Yes sir. और वहां जो साइन का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। 1 से यानी इक्वल या लेस ही होगा। तो थोड़ा सा आंसर ना मुझे अभी डाउट है उस पे कि यानी वो आंसर करेक्ट है या नहीं है जो उसने TFR ने दिया हुआ है। तो अभी इस पे एक बार मैं और वर्कआउट करके फिर मैं आपको यानी कह दूंगा कि अगर करेक्ट आंसर भी होगा तो फिर क्या होगा। ओके ठीक। ठीक है सर। ओके सर, हाँ बताइए। एक बार पूछ लीजिएगा सबका खत्म। सर हाँ मेरा बताइए। पोलराइजेशन के टॉपिक से डाउट है। पोलराइजेशन जो लास्ट पहले है। इधर यानी इंटरफेरेंस में किसी और को डाउट बचा हुआ है तो बताइए। सर हमारी और भी क्लासेस लगेंगी क्या संडे के पहले? अगर नहीं लगेंगी तो सर आप एक बार रिवीजन करवा देते इंटरफेरेंस का, शॉर्ट आपने बोला था। यानी कब, यानी संडे से पहले ठीक है, होगा तो मैं एक क्लास उनको कहूंगा कि वो लगा देंगे। नहीं तो लगता है सर 2 दिन क्लास ले लीजिए। क्या हाँ कहना सर, आप? डाउट्स वगैरह थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सर। हाँ सर और क्योंकि क्लियर सर हो जाएंगे, उससे लगता है भी 2 नहीं दिन हुआ क्लास है, लीजिए। वो असाइनमेंट से भी नहीं अभी हम पूरा लोगों हुआ को है मालूम डाउट। भी नहीं था सर कि मतलब आज आप डाउट लीजिएगा। तो ये बताइए कि मैं क्या टेस्ट को आगे बढ़ा दूं? नहीं तो नहीं सर, टेस्ट आगे नहीं सर चाहिए हम सर। आप क्लास 2 दिन कर दीजिए, मतलब कल और अच्छा परसों 2 ठीक, दिन क्लास आप हाँ तो लीजिए। मैं इनको कह देता हूँ कल या परसों में कोई एक क्लास ना वो जरूर रख देंगे। सर हाँ बताइए। एक चीज है, अब इधर तो डिफ्रैक्शन का टेस्ट नहीं होगा। हाँ अभी अब इंटरफेरेंस यानी देखिए पोलराइजेशन लगभग हमारा खत्म होने को है, 2 या 3 लेक्चर में पोलराइजेशन खत्म हो जाएंगे। 2 लेक्चर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट में और 1 लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो उसके बाद फिर होगा क्या कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसके टेस्ट डिस्कशन वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लें, सो दैट कि ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाए। यस सर, अगले टेस्ट। तो ठीक है, अभी शायद आप अब लोगों के आपके पास अभी ज्यादा डाउट है नहीं, तो आप एक बार और सारा इसे कंपाइल कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ना आप लोग डाउट रखे रहिएगा, अदरवाइज नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे सही लगेगा वो मैं करवा दूंगा आपको। यस हाँ सर। सर, असाइनमेंट से करवा दीजिएगा सर, क्योंकि हाँ उसमें ठीक अच्छे है, अच्छे हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन ना फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक क्योंकि सर कुछ लोग मतलब लेट से भी ज्वाइन किए थे तो असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाया है। ठीक है, मैं असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा जो जो मुझे सही लगेगा। और सर इसका आप ठीक है वो सर। कब करवाएंगे सर, इंटरफेरेंस का एक मतलब एक चार्ट आपने बोला था कि फॉर्मूला चार्ट बनवा देंगे सर वो। अच्छा ठीक है, तो हम पहला सर आप 2 यानी दिन क्लास ले लीजिए नेक्स्ट ना, क्लास में कल हम ये मतलब करते कल हैं, परसों। नेक्स्ट क्लास में हम ये करते हैं कि पहले तो इसका वो बना लेते हैं, यानी फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं, उसका हाँ फिर हम सर, हाँ सर, असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक, सर, सही क्योंकि जो रहेगा सर। पुराने नए ज्वाइन किए हैं उनको सारा फॉर्मूला इकट्ठा हो जाएगा। हाँ सर ये ठीक है। ओके सर थैंक यू। जाइए मत सर। सर हाँ बताइए। सर पोलराइजेशन वाला बता दीजिए। कौन सा? सर जो आप एक तो ट्रेसिंग से जब करा रहे थे, तो ट्रेसिंग में अगर
kz माइनस ओमेगा टी था और kz प्लस ओमेगा टी था। तो kz माइनस ओमेगा टी में x एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी और y एक्सिस वर्टिकल थी। ये समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अगर kz माइनस ओमेगा टी हम लोग देख रहे थे kz माइनस ओमेगा टी फॉर्म में, और जब ट्रेसिंग कर रहे थे तो ट्रेसिंग के समय इस समय में लाइट पॉजिटिव जेट की तरफ बाहर आ रही थी, तो x हम लोग हॉरिजॉन्टल बना रहे थे और y वर्टिकल बना रहे थे, और kz प्लस ओमेगा टी रह रहा था, तो x एक्सिस वर्टिकल ले रहे थे, y हॉरिजॉन्टल ले रहे थे। पर जब हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं तो ट्रिक के यूज में क्या ये मैटर नहीं ट्रिक करता? मैंने कहा था कि ट्रिक से कोई भी चीजें मत पूछिए कि कोई चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ट्रिक का मतलब क्या नहीं, होता वो है? नहीं। हाँ, कि वो उसमें ना फिजिक्स हमने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रखा है, फिजिक्स के बहुत सारी चीजों को कंसिस्टेंट नहीं रखा है हमने। ट्रिक इस तरीके से बताऊं कैसे? अगर मुझे आवाज ये टोटल पता है 6.8 आवाज और ये गई, कितना है 5.1, तो ये कितना आवाज आएगा? गई सर आपकी। 6.8 फिर माइनस ट्रायंगल वाला 5.1 क्लास। है ना? सर इसका फिर ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ाने वाली लग सब्ट्रैक्ट रहा कर है। दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 1 गया 7, 6 इसी से क्लास चलता है यार। तो ये 1.7। सिमिलरली ये ये यूट्यूब triangle पे आता है क्या? 5.6 और ये कितना है 1.4, तो ये कितना आएगा? सर पैरेलल लाइन 5.6 में पढ़ाते से रहते हैं सर। 1.4, तो सब्ट्रैक्ट कर और दो। यार तो एक ये आया सप्ताह 6 से ये में से चल 4 रहा है, गया, 2 देख लो 5 यार में से पैरेलल गया क्लासेस 4, मतलब तो ये पता नहीं क्या 4.2 पढ़ा। आ गया। ठीक है, यानी बच्चों मैंने ये भी निकाल ली और ये भी निकाल ली। और ठीक है, 15 मिनट अब पहले भी देखिएगा 4.2 आ रहा मुझे था यार किसका इनका। चेक करना है, सीएम और एमए का। तो सीएम कोई और रिकॉर्डिंग MA चला रहे होंगे तो क्या? करो क्या आएगा? रिपीटेडली तो चल रहा सीएम का है। लेंथ कितना निकाला आपने? 5.1। वो तो लग रहा और है ये ना एमए का लेंथ ग्लिच हो कितना रहा है निकाला? भाई, 1.7। डेजाबू हो रहा है। पिछले तो यहाँ पर देखो यार, क्लास डिवाइड में भी बाय एकदम 10 भाई सेम था। ब्लूटूथ 10 आएगा, वो माइक का कट प्रॉब्लम जाएगा। है, ब्लूटूथ अब देखो ये पे डायरेक्टली चल पता रहा है कितने पे उनका कटेगा शायद। बच्चों? 3 पे। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया? 3:1। रेशियो कितना आ गया? 3:1। अब अगर मैं सीएन और एनबी का रेशियो निकालता हूं, वो कितना आएगा? ध्यान से देखना। तो सीएन कितना है? 4.2 है। और ये बताओ बच्चों, एनबी कितना है? 1.4 है। अब देखो डिवाइड बाय 10 करोगे तो डेसिमल तो हट जाएगा। अब देखो 14 3 42, तो ये भी कितना आ गया? 3:1 आ गया। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हेंस सीएम अपॉन एनबी इज इक्वल टू सीएन अपॉन एनबी। क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बच्चों अगर दोनों बराबर हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट एमएन जो होगा वो एबी के पैरेलल होगा। कहानी समझ में आ गई सभी को? यस और नो? सबको क्लियर है भाई? यस जल्दी से बताइए। क्या? चले, एक बच्चा बोलो सर ये 3। आई होप हाँ ठीक है सर, आई एम आएगा। ऑडिबल अगेन। हाँ हाँ आ गया। ओके, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? सर ये ऐसा क्यों हो जाता है बार सर बार? हम एक एक्चुअली अपलोड बैटरी इसकी डाउन हो जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सर एक और पिछले क्लास भी क्लास में भी सर चल यही जाता है। पैरेलल लाइन और बीसी और एसी करवा रहे थे सर, पिछले बार भी हुआ था ऐसे तो। अच्छा। और सर अभी भी 4.2 बता रहे थे और अभी भी 4.2 बता रहे हैं सर। अच्छा तो ये छोटे बच्चों क्लास चलता है क्या क्या सर? यानी ईएमटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की? नहीं सर, ऑप्टिक्स की क्लास सर। 10th की मैथ से सर। ऑप्टिक्स का भी हो रहा था हाँ लगता है, लाइट पढ़ा रहे थे उनको भी, 10th की लाइट पढ़ा रहे होंगे शायद। अच्छा सर। हाँ बताइए। हम ये नहीं पूछ रहे थे उस ट्रिक में क्यों वैसा था, रीजन नहीं पूछ रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि ट्रिक यूज करते समय हम लोग एक्सिस का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। ट्रिक्स यूज करते वक्त एक्सिस का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हमने पता किया था? डेल्टा का वैल्यू यानी ग्रेटर है या डेल्टा लेस देन है, बस उससे। वो तो बस मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि ये ऐसे रोटेट होगा या ऐसे रोटेट होगा। तो क्योंकि जब बिना आप ट्रिक का क्वेश्चन ही अच्छा कराए थे है ना कि तो केजेड एक्सिस प्लस पता चल ओमेगा जाता टी है। वाला, क्या करें आप? जब आप कोई एक जब हाँ आप क्वेश्चन जब आप एक क्वेश्चन कराए थे केजेड प्लस ओमेगा टी वाला, तो ट्रेसिंग से जब कराए थे तब तो आप एक्सिस सही लिए थे कि एक्स ऊपर लिए थे वाई साइड में, लेकिन जब उसको ट्रिक से कराया था तो ना तो ऐसा कुछ एक्सिस मत लिखिए ना नॉर्मल उसमें। रखा। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि पहले डेल्टा निकालिए, फिर आप डेल्टा देखिए कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन डेल्टा वाई है, और उसके बाद फिर आप पता कर लीजिए। फिर आप फॉर्मेट देखिए, दो चीज मैंने कहा था, डेल्टा ठीक है। निकालिए ये देखिए, फिर फॉर्मेट देखिए केजेड माइनस ओमेगा टी या फिर केजेड प्लस ओमेगा टी, इसका रूल जो होगा वो अलग होगा। और फिर जो केजेड यानी फिर जो ओमेगा टी माइनस के जेड है उसका रूल अलग होगा। उसमें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मत बनाइए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस जैसा था, बस उस आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ठीक है सबका कोऑर्डिनेट एक सिस्टम आप बना सकते हैं,
ये x के तरफ जाएगा या y के तरफ जाएगा, तो वो ऐसा। अब हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला वहां पे कोई सबके लिए सेम ही रखे वो, ठीक ठीक। ठीक। तो वो जो ट्रिक है वो बस यानी आंसर सही आ जाता है, दूसरे तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगता है उसके लिए। वो यानी शायद कहीं लिखा में भी नहीं है या कोई और शायद बताते होंगे। मैंने उसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को जब देखा तो मैं लगा कि ठीक है एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, तो बेटर है कि हम इसको उस तरीके से कंपाइल कर लें। सही है सर। ठीक, तो ऐसा कोई फिजिकल बेसिस है नहीं उसमें। दूसरा बताइए, ठीक है सर। और कोई डाउट है तो? हो गया बात। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है बच्चा, तो आप लोग यानी प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका यानी सारा थ्योरी इकट्ठा लिखेंगे और फिर यानी असाइनमेंट 1 डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट 1 आप थोड़ा सा सॉल्व करके आइएगा, अगर कहीं कुछ डाउट है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अगर टेस्ट के बाद क्लास हुई तब तो नहीं ना इसका लेंगे चार्ट? हाँ, अभी तो मैंने कहा पोलराइजेशन तक जब खत्म हो जाएगा तब तक हम अब डाउट सेशन ही क्लियर करेंगे, यानी इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन और फिर पोलराइजेशन, उसके सारे असाइनमेंट और सारे प्रीवियस ईयर। ठीक है सर पहले सर पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाए, फिर सर है ना डिफ्रैक्शन और उसके से डाउट्स लेंगे। हाँ, पहले तो देखिए, पहले तो कल हम क्या करेंगे, अगर कल क्लास रहती है मोस्ट ऑफली, तो फिर हम पहले इंटरफेरेंस को जो डाउट होगा वो सब क्लियर करके फिर पोलराइजेशन यानी टेस्ट के बाद हम शुरू करेंगे, इंटरफेरेंस के बाद। तो सर क्लास नहीं होगी तो फिर टेस्ट को आगे बढ़ा दीजिएगा। क्या करें आप, क्या? सर क्लास आप नहीं लीजिएगा तो टेस्ट को आगे बढ़ा दीजिएगा, हम ये बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।